नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मनीषा आज इस छोटी सी सीरीज़ में लेके आई हूँ यूपी पीएससी प्रीलिम्स सीसैट पेपर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी पोर्शन की। यानी कि अकॉर्डिंग टू द 2023 यानी 2023 के अनुसार जितने भी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस ने पेपर नंबर 2 यानी सीसैट में पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हिंदी के ओवरऑल जो क्वेश्चंस बने थे इस साल वो 23 या 25 के करीब क्वेश्चंस थे। तो आइए हम मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। यहाँ पे हमें पूछा है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह होता क्या है? सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि विराम चिन्ह, अल्प विराम, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह किसी भी वाक्य में वहाँ तब आता है जहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे अधिक वस्तु हो, या फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो, या अधिक व्यक्ति हो, या एक से ज़्यादा हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्प विराम या विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो सुनो, देखो देखो, गाओ गाओ, इस तरह के वाक्य। तो आप यहाँ पे देखिए, सुनो सुनो, तो हमारा जो आंसर होगा, सुनो सुनो वह गा रही है, देखो देखो वह आ रही है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसमें कौन सा वाच्य है? अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है, इसमें कौन सा वाच्य। अब वाच्य क्या होता है, इसमें वाच्य पूछा है कि इसमें वाच्य कौन सा है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ये जो पूरा सेंटेंस है हमारे पास, इस पूरे सेंटेंस में वाच्य क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो जिलाधिकारी है वो क्या है, और उसके बाद ये किसको निर्देश दे रहा है, यानी सबको उपस्थित रहने का एक निर्देश दे रहा है। तो इसमें वाच्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य होता क्या है। अब देखो, किसी भी क्रिया में या भी कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया में जो रूपांतर होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो कर्ता की प्रधानता का जहाँ बोध होता है। अब यहाँ पे इस वाक्य में हम देखते हैं, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यानी यहाँ पे जो जिलाधिकारी है ये हमें दिख रहा है कि प्रधान है, यानी यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, अब जहाँ पे कर्ता है और जो कर्ता प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य हुआ। पहली चीज़ यहाँ पे कृतवाच्य हुआ, और दूसरी चीज़ कर्ता विभक्ति रहित होती है ना। और यदि विभक्ति हो तो वहाँ केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी अगर विभक्ति है तो यहाँ पे ने का यूज़ भी किया गया है। यानी यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाच्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी होगी कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो क्या होता है। तो देखो, जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की जो विशेषणा होती है ना, उसकी तरह विशेषता बताते हैं। मतलब यह है कि वे शब्द जो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के लिए विशेषण का वह काम करते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, वह बहुत सौम्य है, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, 5 लीटर दूध खरीदो, कोई आदमी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कोई आदमी, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोई आदमी आ रहा है ना। तो कौन आ रहा है, कोई आदमी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी,
कोई आदमी आ रहा है। यहाँ पे जो कोई आदमी है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता या फिर विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि 9th और 10th में भी आता है ना। अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। अब यड़ संधि क्यों होगी, इसका रीज़न ये है कि इसमें ई और बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ये जो आपको दिख रहा है ना, ई ऊ री के आगे कोई भी भिन्न जो स्वर आता है तो ये क्रम से या फिर य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही जो परिवर्तन होता है इनका, यही यड़ संधि होता है। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में यड़ स्वर संधि है ना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक होगा, है ना। क्या होगा, अति प्लस अधिक, राइट, अति प्लस अधिक होगा, है ना। तो इसको मिलाने पे हमें क्या मिलेगा, अत्यधिक। अब अत्यधिक यहाँ हमें मिला है, यानी ई प्लस अ इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, य, यानी यहाँ पर जो इश है और यश है, इसके मेल के से जो इश का जो निर्माण हो रहा है, यही हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है यड़ संधि। हमें सिंपल रूप से ये देखना है कि जहाँ पे जब ई ऊ री के आगे कोई भी जब स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाता है, और यही परिवर्तन जो होता है यड़ संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने अत्यधिक को देखा, इसमें यड़ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस अधिक करेंगे, और जैसे ही हम अति प्लस अधिक करेंगे यहाँ पे जो त होगा वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ई प्लस अ इज इक्वल टू य। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में दिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो, जिस शब्द के द्वारा किसी भी काम का करना या पाना या फिर उस काम के करने का होने का जो बोध होता है हमें, उसे हम क्रिया कहते हैं, ये हमें पता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इसमें से एक अर्थ नहीं है, वह है सामर्थ्य, महिमा, विग्रह या फिर दबाव। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हमें इस बात पे फोकस करेंगे कि अनेकार्थी शब्द होते क्या है, क्योंकि यहाँ पे अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इसमें से एक अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे हमें तभी पता चलेगा, सबसे पहले हमें पता ये रहे कि अनेकार्थी होता क्या है ना। तो अनेकार्थ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थ शब्द कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी को लेते हैं उसे हम जल भी कहते हैं, इज्जत भी कहते हैं, मान मर्यादा भी कहते हैं, प्रतिष्ठा भी कहते हैं ना। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये क्या होती है, हमारी अनेकार्थी शब्द होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, अनेकार्थी शब्द प्रभाव, या तो प्रभाव का या अनेकार्थी शब्द होगा विग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। हमें यहाँ पे सही युग्मों का चुनाव करना है। पहला है आकंचन प्रसारण, दूसरा है अल्पज्ञ अवज्ञ,
सन्मुख, उन्मुख, स्थावर और चंचल। इसमें जो हमारा ए है वो करेक्ट होगा, आकंचन और प्रसारण। अब क्यों यह सही हुआ? देखो, विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ दूसरे शब्द के विपरीत हो, यानी उल्टा हो, जैसे गर्म का ठंडा ना, रात का दिन, इस तरह से। तो आकंचन और प्रसारण, ये तो समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब पर्यायवाची का नहीं है, ये मेन पॉइंट हमें ध्यान रखिए। यहाँ पे नहीं पूछा है या फिर है पूछा है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे क्या नहीं है ये हमें ध्यान देना है। सरस्वती का पर्यायवाची सबसे पहले क्या क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे भारती होती है ना, वीरा हमारे पास होता है वीड़ा पहाड़ी, तो ये हमारे पास है ना, वीरावाड़ी भी है, उसके शारदा वागीशा भी है, हेम हिरण्य भी होता है हमारा, लेकिन भारती वाड़ी तो नहीं होता। यानी ये हमारा जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अब यहाँ पे तद्भव शब्द हमें पूछा है, किसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखो, तद्भव शब्द होता क्या है? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण जो कुछ परिवर्तन होते हैं, जो होने से जो शब्द बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। जैसे आँख, अर्क, तो यहाँ पे आँख है तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या है? बाजार, बाजार, कालिदास या बारात। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, बारात। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 से लेकर 16 नंबर तक, जिसमें हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है, उसे हमें पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो इस तरह के जो गद्यांश होते हैं उनको करने से पहले हमें सबसे पहले उनके क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए कि उनके क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे हमें आंसर सर्च करने में आसानी होगी और क्वेश्चंस हमारे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो गद्यांश का यहाँ पे पूछा गया है कि शीर्षक क्या है। अगला है राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है, और तीसरा है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अब इस गद्यांश में दिया क्या है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। किसके बल पे प्रगति करता है? अपनी संस्कृति के बल पे, है ना। अपनी संस्कृति के बल पे क्या करता है? प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनों का नाम संस्कृति है, और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम क्या होता है? सभ्यता। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें दिया है कि गद्यांश तथा शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। दूसरा है राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान। तीसरा है राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान। अगला है राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। यहाँ पे होगा राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी किससे जुड़ी है? संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे संस्कृति से सभ्यता का निर्माण हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ओके,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो राष्ट्र संस्कृति के बल पे प्रगति करता है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति का भी है प्रयोग, सभ्यता का भी है, परिस्थिति का भी है। तो अब हमें देखने को मिला प्रकृति का नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि गद्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ने के कितने फायदे हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति में, है ना, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इसमें क्या है, अंतर है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शास्त्र नहीं है। अच्छी संगति, आपकी भवदियाँ, गजराज हाथी, अच्छा सदुपयोग। इसमें देखो द्विरुक्ति शब्द को पूछा गया है। अब हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि द्विरुक्ति शब्द होता क्या है। अगर हमें द्विरुक्ति शब्द पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम द्विरुक्ति शब्द को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो, द्विरुक्ति शब्द क्या होते हैं कि एक ही उक्ति शब्द जब दो बार उच्चारित होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया है अभी एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले इसे बात करते हैं द्विरुक्ति शब्द होता क्या। तो एक ही उक्ति शब्द जब दो बार उच्चारित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। जो इनकी रचना होती है सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है, यानी जो द्विरुक्ति का आशय होता है उसे दोहराना होता है ना। जैसे एक वृद्ध धीरे धीरे चल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, जो 17 नंबर हमारे ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी और डी में, है ना। तो इसमें हमारे पास दिया क्या है कि अच्छी संगति, आपकी भवदियाँ, अच्छा सदुपयोग, गजराज हाथी। अच्छी संगति, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? बुंदेली, गढ़वाली, मालवी, छत्तीसगढ़ी। अब देखो, इसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसमें लोधांती की बात की गई है हमारे पास कि जो लोधांती है वो किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी इसकी उपभाषा पूछी गई है। तो जो इसकी उपभाषा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो अवधि है हमारी, जो अवधि बोली है वह अर्ध मागधी भाषा से अपभ्रंश हुई है, यानी उससे निकली हुई है। तो जब उससे निकली हुई है तो हमारी क्या हो जाएगी, मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ओके, तो इसमें पहला है हमारे पास क्या, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, छात्र ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधित अशुद्धि है। यहाँ पे व्यंजन वर्ण से जो रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो पहला है, जमींदार के पास 2 सिपाही थे। बी नंबर है हमारे पास, उसे धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। इसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी दिया गया है, तो उसे धोखा देकर लूट लिया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, उसे धोखा देकर लूट लिया। जबकि यहाँ पे ऑप्शन अगर हम इसे सही मानते, या अगर कहते इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होनी चाहिए, तो उसे धोखा देकर लूट लिया। और इसकी हमें अशुद्ध पूछी गई है, तो उसे धोखा देकर लूट लिया। ऐसा शब्द तत्सम नहीं है, तो खार तत्सम नहीं है, क्योंकि यह एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोंघा वसंत मुहावरे का अर्थ। घोंघा वसंत मुहावरे का जो अर्थ होता है वो बहुत सिंपल है, महामूर्ख होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास मूर्ख होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है वो होता है भागीरथी होता है, त्रिपदगा होता है, देव नदी होता है, लेकिन रवितनया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंठ। अब ऐसा क्यों? अब देखो, जो उच्चारण स्थान होता है विसर्ग का वो होता है अ और आ। ये भी कंठ के उच्चारण स्थान है। क वर्ग में जितने अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंग, ये भी कंठ से ही होते हैं, उच्चारण स्थान है। और ह भी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। अब कंठ क्या है? जैसे कि रामः, ह ये भी कंठ से आ रहा है। अतः, संभवतः, तो ह जो है ये हमारे कंठ से निकलता है। अब कंठ से जो रिलेटेड वर्ड हैं हमारे वो आ हैं, क वर्ग के क ख ग घ अंग हैं, ह है। ये चारों के चारों क्या होते हैं? कंठ से हमारे निकले हुए जो वर्ड हैं वो रिलेट करते हैं, यानी विसर्ग का एक उच्चारण स्थान या स्थल हम कह सकते हैं कंठ है, और उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।